अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इफ़त उमर और मेरे साथ डॉक्टर सामिया एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का शो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शो है क्योंकि आज जिस इशू की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सामिया, बल्कि मैं आपको प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ स्टैट्स बताना चाहती हूँ। हमारा आज का प्रोग्राम है PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और इससे बहुत सारी दुनिया की ख़वातीन इससे मुतासर होती हैं। ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम का, जैसे कहना चाहिए, सबसे मेन और बड़ा इशू होता है। लेकिन बाकी मुल्कों के मुकाबले में हमारे इस खत्ते में अगर वहाँ पे 20 से 30% तक ख़वातीन इसका शिकार हैं, तो स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में इट्स एज हाई एज 52%। एंड यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी फ़िलहाल 52% है। 2026 तक ये जो नंबर है ये 70% तक हाई होने का इम्कान है। This is serious. दिस इज सो सीरियस। तो डॉक्टर सामिया, मैंने ये स्टैट्स तो बता दिया, अब आप हमें हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन ये करें कि ये है क्या। अच्छा, सो PCOS जो है ना, जैसे इफ़त ने भी अभी बताया, शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज हम लोग जो पढ़ते हैं हम ज़्यादातर अमेरिकन और इंग्लैंड के स्टेटिस्टिक्स हमें पढ़ाए जाते हैं। स्टडीज़ ही उनकी होती हैं। हाँ, स्टडीज़ उन्हीं की हैं, डेमोग्राफिक्स को भी वही ज़्यादा चेक रखते हैं। तो बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोक्रिनोलॉजी का जो डिसऑर्डर है जो रिप्रोडक्टिव एज में बच्चियों को होता है। और रिप्रोडक्टिव एज से हम आपको पहले भी बहुत प्रोग्राम्स में बता चुके हैं, मुराद ये है कि जब आपकी मेनार्की यानी आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उससे लेके अबाउट 35 तक, वेयर यू हैव चांसेस ऑफ बिकमिंग प्रेग्नेंट। सो ये आपका जो पीक फर्टाइल टाइम है, इसमें जो सबसे ज़्यादा एंडोक्राइन डिसऑर्डर डायग्नोज होता है इन बच्चियों में वो है PCOS। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि इट्स एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सो इट इज़ ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ द फीमेल जेंडर हार्मोन्स, यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन की आपस में बैलेंस नहीं रहता। और इस केस में जो एंड्रोजन्स हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है या जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं उन बच्चियों के, ख़वातीन के, वो नॉर्मल लेवल से हायर हो जाते हैं, मर्दाना हार्मोन्स। ऑल राइट। और इसलिए उनकी ओव्यूलेशन जो है वो या इरेगुलर हो जाती है या होती है। अच्छा, इसमें ज़्यादा पीरियड्स का कुछ नहीं होता, इसमें कम हो जाते हैं पीरियड्स कम भी हो जाएंगे, उनकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, उनका बीच का जो इंटरवल है वो बढ़ता जाता है। सो से somebody will have periods once in 35 days and then it becomes once in 40 days, then goes up to once in 6 weeks। और कुछ बच्ची हैं जिनको 3-3 महीने 6-6 महीने पीरियड्स नहीं होते, या फिर उनको सिर्फ ब्राउन सी स्पॉटिंग होती है, खुल के ब्लीड नहीं होती। दैट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ अ PCOS। इट डजंट नेसेसरली मीन दैट अगर आपको हो रहे हैं पर मंथ बट है सिर्फ ब्राउन स्पॉटिंग एंड यू नॉट ब्लीडिंग फुली, दैट डजंट मीन दैट यू डू नॉट हैव PCOS, यू स्टिल आर डायग्नोज्ड विद PCOS। ओके, तो ये इसमें आपका जो है एग डेवलप नहीं होता, यानी कि एग डेवलप नहीं होता बिकॉज एस्ट्रोजन जो है वो अपने उस पीक लेवल पे आ ही नहीं पा रही, तो वो अंडा रिलीज नहीं होता। लेकिन जो ओवरी है वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रही होती है, तो उसके ऊपर ओवरी जो छोटे से एक एग की तरह होती है, उसके सरफेस के ऊपर फ्लूइड फिल्ड छोटी छोटी सैक्स बन जाती हैं। ओके। कभी कभी बहुत बड़ी भी हो जाती हैं जो फिर बहुत दर्द का बायस बनती हैं। उन बच्चियों में जल्दी डायग्नोज हो जाता है बिकॉज उनको इतनी सख्त दर्द होती है जो अक्सर अपेंडिसाइटिस की दर्द से कंफ्यूज कर दी जाती है। अच्छा डॉक्टर सामिया, आपके प्रैक्टिस में कितनी पेशेंट्स आती हैं? मेरा इफ़त बड़ा इंटरेस्टिंग तजर्बा है कि सबसे ज़्यादा जो मैंने बच्चियां देखी हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट्स भी PCOS के देखे हैं, एंड द मोस्ट सक्सेस आई हैव आल्सो अचीव्ड हैज़ बीन विद PCOS। सो डू दे कम विद दिस प्रॉब्लम कि हमें PCOS से हमें ट्रीट करें कि आप डायग्नोज करती हैं? कुछ हैं जिनको मैंने किया डायग्नोज जो बहुत छोटी उम्र में आई, बट जो ज़रा 20s में आई हैं, दे ऑलरेडी केम विद डायग्नोसिस एंड विद रॉन्ग ट्रीटमेंट्स। ओके, क्या रॉन्ग ट्रीटमेंट हो रही है इसमें? तो रॉन्ग ट्रीटमेंट, देखो, आई वोंट इवन, अनएथिकल सा वर्ड है रॉन्ग ट्रीटमेंट, बट कन्वेंशनल मेडिसिन और फंक्शनल मेडिसिन का डिफरेंस आ जाता है ना। कन्वेंशनल मेडिसिन में जो आपके सिम्टम्स हैं उनको एड्रेस किया जाता है, तो जड़ नहीं पकड़ी जाती। तो अब सिम्टम क्या है कि बच्ची को पीरियड्स नहीं हो रही, ठीक है,
या उसको उसकी स्किन पे दाने बन रहे हैं, या उसके हिर्सुटिज्म है, विच मीन्स कि उसके चिन के बाल बढ़ सख्त रहे हैं, मर्दों जैसे हाँ, बाल। हाँ, और स्कैल्प के बाल कम हो रहे हैं, या फिर सिम्टम आ जाता है कि उसको दाने बन रहे हैं, पस्चुल्स वाले, यहाँ पे चिन एरिया में बहुत बनते हैं, चीक्स पे बनते हैं, लेकिन ये टिपिकली सिस्टिक किस्म के दाने होते हैं, ओह, फोड़ों की तरह। फोड़ों की तरह। ओके, हाँ, पीप वाले। आई हाँ, गॉट इट, तो गॉट उससे इट। स्कारिंग भी होती है। अच्छा, अब ये वो कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या होगा कि वो अगर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी तो वो यूजुअली उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल देते हैं कि आपका पीरियड उससे रेगुलर हो जाएगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। पीरियड जो है वो रेगुलर इसलिए होता है कि वो एक फेक साइकिल बन जाता है, उसमें ओव्यूलेशन तो नहीं हो रही आप, तो आप उसकी जड़ तक तो पहुंचे नहीं। फिर आप उसकी, चलो लेज़र से आप चिन के बाल रिमूव कर दोगे, दवाइयों से, क्रीम से आप स्किन ट्रीट कर लोगे, लेज़र ट्रीटमेंट से स्किन को ट्रीट कर लोगे, स्कैल्प के बालों के लिए कुछ विटामिन्स दे दी जाएंगी। यूजुअली स्कैल्प को इतना अच्छा नहीं एड्रेस करते कन्वेंशनल मेडिसिन में, लेकिन जो जड़ है उसकी वो नहीं पकड़ते। और फिर कुछ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में एक डायूरेटिक है स्पाइरोनोलैक्टोन, वो दिया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की जो ज़्यादा हार्मफुल फॉर्म है उसको ज़रा कन्वर्जन में बैलेंस करता है। ओके, तो मुझे जो डॉक्टर शहजाद ने दिए थे फॉर माय हेयर फॉल, वो भी यही थे? आपको तो उन्होंने दिए थे जो एंटी एंड्रोजन्स। ओके, ओके। आपके केस में तो उन्होंने इसलिए दिए थे बिकॉज यू सफरिंग फ्रॉम मेनोपॉज, या तो वो आपके उस एंड्रोजन्स को दूसरी तरह से हैंडल कर रहे थे। Okay. बट अ फीमेल इन अ रिप्रोडक्टिव एज विल नॉट बी ट्रीटेड दैट। चलो डॉक्टर साहब, आपसे तो मैंने डिटेल में ये ज़रूर पूछना है कि आप कैसे ट्रीट करती हैं, हाँ। क्या करती हैं, लेकिन पहले चलते हैं अपने दोनों स्पेशलिस्ट के पास। एक है हमारे डॉक्टर शहजादुल हक जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, और फिर हम चलेंगे हमारे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून लतीफ़ के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। हमारा आज का टॉपिक है पीसीओएस। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपके पास कितने पेशेंट्स आते हैं इस इशू के साथ? देखो, पीसीओएस जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, पीसीओएस में जो समझने की बात है वो ये कि यंग फीमेल्स में ये एक प्रेवलेंट सिंड्रोम है। इसमें होता क्या, प्राइमरीली जो मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन जो यंग फीमेल्स की प्रेजेंट करेगी वो करेगी मीनार्की के बाद, उनको पीरियड शुरू हो गए इन देयर अर्ली टीन्स, जो मोस्ट पॉपुलेशन है। प्राइमरीली हो क्या रहा है, इसमें आपका जो एंड्रोजन लेवल है, जो मेल हार्मोन प्रोडक्शन है, वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है। जब मेल हार्मोन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे जो फीमेल में, टेस्टोस्टेरोन हो गया, DHA सल्फेट हो गया, एंड सो ऑन। सो एंड्रोजन, जैसा मैंने कहा कि फीमेल्स में बोथ हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स भी हैं, फीमेल हार्मोन्स भी हैं। लाइकवाइज आपके मेल्स में भी बोथ हार्मोन्स हैं, फीमेल में, बट रेशियो डिफरेंट है। फीमेल्स में फीमेल हार्मोन भी वे हायर देन मेल हार्मोन्स, और मेल्स में ऑपोजिट होगा। अब वंस वो रेशियो गैप कम होता है, बिकॉज एंड्रोजन प्रोडक्शन फीमेल में ज़्यादा हो गई है, तो द मेल हार्मोन स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। अब वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है? अब यंग फीमेल में क्या होगा, दिल कम एंड जैसे कि हमें हिर्सुटिज्म या हेयर ग्रोथ, मोस्टली चिन पे या चेस्ट पे या बॉडी डिफरेंट पार्ट्स में वो हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब क्या हो रहा है, ये मेल पैटर्न शुरू हो रहा है। क्या कि आपके चिन में या चिन के ऊपर या फेस पे हेयर आ रहे हैं और सर के बाल गिर रहे हैं, दोनों टिपिकल मेल पैटर्न काम शुरू हो रहा है। ठीक है, साथ में एक्नी का होना। ठीक है, अब ये आ गया इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन। अब तीसरी चीज जा रही है कि इनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स का होना कि वो 21 डेज से पहले हो सकते हैं, 35 डेज के बाद हो सकते हैं, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल्स, जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रही लेकिन ब्लीड होता है। वो होता है, लेकिन दे वांट स्टे रेगुलर एंड सो ऑन। लेकिन जो इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन होगी, साइकिल्स इरेगुलर हो गए, थोड़ा चबीनेस, ओबेसिटी का एलिमेंट आ जाएगा। अगर आप कॉमनली अल्ट्रासाउंड करोगे तो नॉट इट्स डायग्नोस्टिक, बट काफ़ी अक्सर पॉपुलेशन फीमेल जिनमें आपके ओवरीज पे स्मॉल फॉलिकल्स होंगे 20 से ज़्यादा, या ओवरी एक बड़ा फॉलिकल होगा जो 10 mm से ज़्यादा होगा, तो ये सुजेस्ट करते हैं कि पेशेंट्स को जो है ना वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। अब अगर किसी फीमेल को ये हो गया है तो प्लीज़ प्राइमरली
अगर इफ़ आई हैव टू स्ट्रेस ऑन वन पॉइंट कि इसका इलाज क्या है या हाउ टू अवॉइड इट, बिकॉज यस आप सुपरफिशियल ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, यू कैन मेकअप और ये वो लेज़र करा लिए ब्ला 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 एंड सो ऑन, बट द प्राइम कल्प्रिट यू शुड फोकस इज कि अपना वेट कम करें। डॉक्टर, आप GLP-1 एगोनिस्ट पे डालने के लिए कोई एज लिमिट है पेशेंट की? अब जैसा मैंने कहा कि ये चीज़ें रिफाइंड हुई हैं, स्टडीज़ आई हैं, और हर चीज़ें जो हम प्राइमरीली फॉलो करते हैं, ख़ास पर बिकॉज वी आर प्राइमरली ट्रेंड इन स्टेट्स, तो हम FDA को फॉलो करते हैं कि उनकी रिकमेंडेशंस क्या आ रही हैं, व्हाट दे फॉलो एंड व्हाट दे से यूज़ करें, ये प्रिकॉशंस लें, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग। अब जो अप्रूव्ड एज है GLP-1 की वो 7 years है फॉर सर्टन GLP-1s, नॉट एवरी, और कुछ GLP-1s की एज है जो 18 साल के बाद यूज़ होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन किस एज पे क्या इशू हो रहा है और कौन सा GLP-1 हम इंडिकेटेड है FDA अप्रूव्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं, सो वो आपने आइडेंटिफाई करना है पेशेंट की एज की मुनासबत से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। राइट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हारून एंड वेलकम टू द गुड लाइफ शो। डॉक्टर हारून, ये बताइए कि पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में PCOS का इंसिडेंस इतना ऑन द राइज क्यों है, क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल confuse polycystic ovaries with PCOS, which is polycystic ovarian syndrome. PCOS जो actual disease है, it consists of primarily three conditions. उसके अंदर एक है कि आपका menstrual cycle irregular हो, दूसरा है physical changes जो होती हैं, weight gain, hirsutism, उस तरह से related जो physical features होते हैं उसके, और तीसरा है कि आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो पिक्चर आए जिसको PCO कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। सो बहुत से पेशेंट्स या बहुत से लोग दे गेट वन अल्ट्रासाउंड स्कैन, उन पे जो रेडियोलॉजिस्ट है या सोनोलॉजिस्ट है वो लिख देता है कि जी ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। दे हैव नो अदर सिम्टम्स, दे आर परफेक्टली फाइन, साइकिल इज़ रेगुलर, हार्मोन्स आर फाइन, फिजिकली दे आर फाइन, और वो कहते हैं कि जी हमें तो PCO हो गया और हम इसका क्या करें। अब जहाँ तक इंसिडेंस की बात है, PCOS का जो इंसिडेंस है वो स्टेटिस्टिकली अबाउट 8 to 13% ग्लोबली उसको कंसिडर किया जाता है। हाउएवर जो हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं, और उसमें कुछ स्टडीज़ भी रिसेंटली आई हैं जिन्होंने साउथ एशियन एथनिक कम्युनिटी के अंदर जब स्टडीज़ की हैं, एंड देयर लाइक इंटरनेशनल स्टडीज़, हमारी लोकल यहाँ की तो इतना डेटा नहीं है हमारे पास अच्छी क्वालिटी का कि हम बता सकें, तो उसमें एट टाइम्स इंसिडेंस इज एज हाई एज 30 to 50% in patients of PCOS, which is extremely high. So for some reason, and if we talk about it, there's a genetic link up to it also, कि incidence in our ethnic group is seen to be much higher as compared to Caucasians या दूसरी एथनिसिटी के अंदर। और ज़्यादातर किस एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? देखिए, वो एडोलेसेंस से ऑब्वियसली अर्ली डायग्नोसिस तो एडोलेसेंस में हो जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान जो women who are in the reproductive health period, उसके अंदर इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है, which is basically means के between 20 years to about 35 and even late 30s के अंदर तक, बट ऑन एवरेज अगर आप देखें तो अराउंड 30 years पे इंसिडेंस इज पीकिंग। देखें, इसको डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। एक वो बच्चियां हु आर नॉट मैरिड, women who are not married, and then after marriage. Generally speaking, टीनेज के अंदर जो अर्ली साइंस और सिम्टम्स वो देखे जाते हैं, वो सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी कंसर्निंग फॉर द पेरेंट्स एंड also for the girl as well. Irregular menstrual cycle के साथ the same girl may or may not have other symptoms, जिसमें common symptoms weight gain है, और बहुत मुश्किल होता है उनको weight lose करना, although they're not eating much, but because of hormonal imbalance they are retaining a lot of weight. उसके बाद hirsutism है, facial hair, उसका psychological impact बहुत ज़्यादा इन पे होता है। acne teenagers में होती है, but PCOS के साथ बहुत ज़्यादा एक्नी होती है जो डिस्टर्ब करती है। सो ये कुछ कॉमन फिजिकल फीचर्स हैं जो कि कॉमनली देखे जाते हैं इन बच्चों के अंदर।
एंड देन ऑफ कोर्स अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो कि इन बच्चों के अंदर देखा जाता है, और उसका अर्लियर ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. वंस दे गेट टू द डॉक्टर, फिर बाकी टेस्ट जिस तरह हार्मोनल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और वो चीज़ें करके फिर उसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है. डॉक्टर हारून, ये बताइए कि आप अपनी प्रैक्टिस में कोई फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर या न्यूट्रिशनिस्ट को यूज़ करते हैं? ऑलवेज, क्योंकि देखिए बात ये है कि इसको कहते हैं there's a longevity expert, पीटर एटिया उसका नाम है, उसने कॉइन किया टर्म मेडिसिन 3.0, which basically means कि हम क्योर की बजाय प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहते हैं. ज़रूरी नहीं कि आपको डायबिटीज़ होगी तो तब आप कुछ करना शुरू करोगे, आपने पहले से प्रीएम्प्ट करना है, प्रिवेंट करना है. सो उसके अंदर ग्रुप प्रैक्टिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. If you're a gynecologist, you have to work with a urologist. You not only, if you are a fertility specialist, you're treating the couple, not only an individual. You have to have an endocrinologist. You have to have a nutritionist. You have to have a physiotherapist. You have to have acupuncturist with you. So holistic approach to treatments and medicine is extremely important, and that is the only way forward. आप साइलो में आइसोलेशन में बैठ के काम नहीं कर सकते, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर सामिया, अब हमारे दोनों स्पेशलिस्ट ने जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर डाला है वो मोटापा, वेट. अब मुझे सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि पीसीओएस की वजह से आपको मोटापा होता है या इट्स द अदर वे अराउंड? अच्छा, ये बड़ी अंडे और मुर्गी वाला डिलेमा Okay. है कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया. But let me try and explain it in as simple a way as I can manage, and I'm sure Ifat will make it simpler for all of you. PCOS जो है ना, उसमें कुछ बच्चे हैं बच्चियां जिनको मोटापे की वजह से PCOS होगा, और कुछ हैं जिनको हम स्किनी फैट लोग कहते हैं, जिनको वो मोटी नहीं हैं लेकिन उनको PCOS है. ओके, ठीक है. अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लेट्स कंसिडर एन इमेजिनरी पेशेंट. एक मेरे पास से बच्ची आती है, शी इज़ कम टू मी एट द एज ऑफ 27-28, राइट. एंड शी कम्स एंड शी सेज कि मुझे PCOS की शिकायत है और मुझे डॉक्टर्स ने मेटफॉर्मिन पे भी डाला है और मुझे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी दिए जा रहे हैं. ना मेरा वज़न कम हो रहा है, प्रोग्रेसिवली ओवर द ईयर्स वज़न बढ़ता जा रहा है, स्किन भी उसकी ख़राब है, वही सारा हिर्सुटिज्म का भी मसला है. अब मैं उसको उसके जो सवाल जवाब हैं उसमें डिटर्मिन करूँगी चीज़ें, जो कि मेरे 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी. तो उसमें क्या चीज़ें सरफेस पे आती हैं कि वो बच्ची जब अभी छोटी सी थी तो शी वॉज प्रोन टू से एयर इन्फेक्शंस और थ्रोट इन्फेक्शंस. ठीक है. ओके, अब उसको दी गई हैं रिपीटेड एंटीबायोटिक्स. ओके. उससे क्या होता है कि आपका जो गट है, जो गट माइक्रोबायोम की मैं बार बार बात करती हूँ, जो गुड बैक्टीरिया गट के अंदर रहते हैं, वो रिपीटेड एंटीबायोटिक्स से वो सारा उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है. ठीक है. अब जब आपका गट माइक्रोबायोम ख़राब हो जाता है तो जो बैड बैक्टीरिया उसमें ज़िंदा रहना शुरू हो जाते हैं, वो हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एक बड़ी बुरी किस्म की लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी गट से जब जाती है जिस्म के अंदर, खून के अंदर, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है. अब ये बच्ची जो है, यानी कि आपके गट में कुछ ऐसी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं जो कि तबाह कर देता है आपका गट. हाँ. ओके. अब ये बच्ची इज ऑलरेडी नाउ प्री डिस्पोज्ड टू बीइंग इंसुलिन रेजिस्टेंट and she is predisposed to having PCOS. All right. So ये हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, और उससे ही पता चला है कि और क्या कॉजेज़ हैं, कोरिलेशंस करके. फिर बाद में तो स्टडीज़ भी इस पे की गई हैं और फिर उससे साबित भी हुआ है कि ये सब रीजंस हैं. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनको होती है उनमें PCOS होगा, जो उनको PCOS होगा उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी. सो ये एक विशियस साइकिल चलता रहता है. अब इसी बच्ची को हम आगे अगर ले लें, मैं फिर उससे नेक्स्ट सवाल पूछूंगी, क्या खाती थी बचपन में, व्हाट वाज योर टिपिकल ग़िज़ा. सो अंडे निकलेंगे बहुत और दूध निकलेगा, जो कि माएँ हमेशा बड़े शौक से देती हैं. एंड देन आई विल आस्क, अंडे कौन से थे, सोर्स क्या थी, दूध कौन सा था. तो यूजुअली अंडे जो हैं जो बच्चियों को दिए गए हुए होते हैं वो होते हैं ब्रॉयलर अंडे. ठीक है, वो हार्मोन से भरे हुए हैं.
फिर बच्चों को दूध ज़बरदस्ती पिलाया जाता है। दूध का मसला ये होता है कि ये एक मिथ थी एक ज़माने में कि दूध इज़ रियली गुड फॉर यू। इट इज़ गुड फॉर यू एट अ सर्टेन एज। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपका गट माइक्रोबायोम चेंज होता जाता है, तो हर कोई दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सो अब दूध के 2 मसले आ जाते हैं। एक तो ये कि दूध में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा तो उसमें हार्मोन्स की टाइप है। एंड दिस इज नॉट, these are the natural hormones जो कि Yes, भैंस या गाय के में होते हाँ, हैं। क्योंकि दूध प्रोड्यूस करने के लिए वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। ओके। और दूसरा रीजन ये है कि दूध जो है वो इंसुलिन को बहुत स्पाइक देता है, 300%, तो वो इंसुलिन को इंक्रीज कर दूध देता है। दूध किस वजह से? बिकॉज because उसमें carbs शुगर है। हाँ, ओह माय गॉड। दूध में कार्ब्स भी तो है। ओह अच्छा, तीसरा रीजन ये हो जाता है दूध का कि बहुत लोग जानते भी नहीं है लेकिन वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। बिल्कुल। और जब वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो उनका गट जो है वो दूध को हजम ही नहीं कर रहा, और जब आप उसको दूध और दूध के प्रोडक्ट्स दिए जाओगे तो उसका गट और ख़राब काम करेगा। गट ख़राब काम करेगा तो वही जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा उसमें ज़िंदा रहेंगे। वो ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे तो उनके बाय प्रोडक्ट्स फिर हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, और यूँ एक विशियस साइकिल बनता जाता है। ऑल राइट। अब इन चीज़ों से मुझे समझ में आ जाती है कि ये चीज़ें ख़राब हुई। अच्छा डॉक्टर सामिया, आपने कहा स्किनी जो लोग, फैट पीपल होते हैं, उनके गट की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, तो और भी कोई वजह है? सो बेसिक वजह तो वही है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, इंसुलिन रेजिस्टेंस की अब हम बात कर ही रहे हैं, तो जो हमने ऑलरेडी PCOS के साइंस बताए हैं, उसके अलावा कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी साइंस होते हैं जो इन बच्चियों में नॉर्मली मुझे नज़र आते हैं। एक तो उनकी स्किन की डार्कनिंग होती है, पिगमेंटेशन होती है, कई दफ़ा इस एरिया में होती है, कभी नेक के पीछे होती है, इसको एकैंथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं। और उसके अलावा उनको स्किन टैग्स बहुत बनते हैं, और ब्रेस्ट के नीचे भी होती है, ब्रेस्ट के नीचे है भी ना? होती आपने है, हाँ। उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये बताया था। इंसुलिन ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेस्ट के नीचे भी होगी, कई दफ़ा ये जो बीच में मिड नेवल लाइन है उसमें भी होगी, प्यूबिक एरिया में भी होती है। ओके। और स्किन टैग्स अगेन जो गर्दन पे स्पेशली, पे, और हाँ। इवन फिंगर्स में भी होते हैं कुछ लोगों के। पैरों में, हाँ। ओके। सो वो भी सब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अच्छा, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक और जो मेन रीज़न है, PCOS के साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमारे इस खत्ते में बहुत कॉमन होता जा रहा है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा। और उसका मेन रीज़न है कि हम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हमारे अंदर बहुत जा रहे हैं। और वैसे तो बेशुमार किस्म की टॉक्सिन्स हैं, बट जो एक सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात की जाती है, दैट्स कॉल्ड BPAs। ये हैं जी हमारे प्लास्टिक बाय प्रोडक्ट्स। ऑल राइट। सो पानी की बोतलें, जो प्लास्टिक की बोतलें हैं, फिर जो टेफ्लॉन की कोटिंग है नॉन स्टिक पैन्स के अंदर, खासतौर पे वो पैन्स जिनकी वो कोटिंग उखड़ गई हो, ओह माय गॉड, नेवर कुक इन दोस, उनको फेंक दे, फेंक दे और आइंदा ले भी ना, क्योंकि उसने उखड़ना ही होता है। लेकिन अब आई डोंट नो व्हाट द अदर सॉल्यूशन इज, बट जो फीडर्स हैं बच्चों के, जो प्लास्टिक, निपल्स, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स, हर चीज़ में माइक्रो प्लास्टिक्स, यहाँ तक कि जिन कुर्सियों पे हम बैठे हैं उनके अंदर जो फोम है उसके अंदर फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं ताकि वो इन्फ्लेमेबल ना हो वो चीज़ें। वो फ्लेम रिटार्डेंट्स में भी यही सारे टॉक्सिन्स। ओह माय गॉड डॉक्टर सामिया, फिर तो मर ही जाए इंसान। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो जो हम प्लास्टिक के कंटेनर्स में खाने फ्रिज में रखते हैं, वी शुड अवॉइड दैट आल्सो। मतलब जो इंसानी तौर पे अवॉइड हो सकता है वो तो इंसान करे ना, कि आप शीशे की बोतल में पानी रखें, शीशे के बर्तन में या कच्ची मिट्टी के बर्तन में आप रख लें खाना, लेकिन ये है कि प्लास्टिक अवॉइड करें। पहले मुझे बताएं कि आपको कोई कामयाबी हासिल होती है इनको ट्रीट करने में? बिकॉज यूजुअली 99.9%, लाइक आई कैन इवन से 100% विद माय पेशेंट्स। मेरी किसी पेशेंट को ये हुआ ही नहीं कि 3 महीने गुजर जाए हों और उसको फर्क ना पड़ा। ओह माय गॉड डॉक्टर सामिया जी, और इट इज एज ड्रास्टिक। और आप अपनी ट्रीटमेंट हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हैं। आई मीन दैट्स सो, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जितनी लोग आपको दुआएं दे रहे हैं और जितने लोग मुझे ये लिख के भेजते हैं कि डॉक्टर साहिबा को हमारी दुआएं उनको चल लगे कि इतना अच्छा वो काम कर रही हैं, कि इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास, मैं आपको बताऊं, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत सालों से थी, 2012 से मैंने पढ़ा है। यू गाइस हैव टू थैंक माय फ्रेंड इफ़त फॉर पुटिंग दिस आउट देयर, for giving me a chance to speak to all of you and for you all to get a chance to be able to learn all of this.
this is a great service that she's doing for everyone. थैंक यू सो मच डॉक्टर सामिया। लेकिन चले, अब आपके पास एक पेशेंट आती है, आप सबसे पहले क्या करती हैं? अच्छा, so सबसे पहले मैं उसकी चीज़ों में उसकी डाइट को अब उसकी पहले हिस्ट्री के बाद उसकी डाइट को मॉडिफाई करूँ। ठीक है। आप टेस्ट भी कराती हैं? टेस्ट में करती ओके, हूँ, मैं ब्लड टेस्ट, कॉम्प्रहेंसिव ब्लड पैनल करवाती हूँ, लेकिन वो हिस्ट्री के बाद। ओके। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं उनकी, ताकि उनका खर्चा बच जाए और उनका विजिट एक एक्स्ट्रा बच जाए, मैं उनसे फ़ोन पे ही टेक्स्ट के थ्रू थोड़े बहुत उनके सिम्टम्स पूछ लेती हूँ और उस हिसाब से टेस्ट पहले ही लिख देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अब तक तजुर्बे से इतना आइडिया तो हो जाता है कि इस प्रोफाइल का एक बंदा आपको लिख रहा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो अगर टेस्ट पहले करवाएं तो उनकी एक विजिट बच जाती है। ठीक। तो टेस्ट पहले होंगे, यूजुअली टेस्ट से पहले मैं हिस्ट्री लूँगी, हिस्ट्री से ही मुझे पता चलेगा कि मैंने किस एरिया को इन्वेस्टिगेट करना है। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड टेस्टिंग, आई नो, सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो इसलिए हिस्ट्री टेकिंग जो है वो, जो हमारे जो मेरी डॉक्टर फ्रेंड्स सब देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, दे विल एग्री कि हम जब पढ़ रहे थे मेडिसिन तो हमें हिस्ट्री टेकिंग पे कितना एम्फेसिस देते थे। फिर होता ये जाता है कि हिस्ट्री टेकिंग पे आप जूनियर डॉक्टर को लगा देते हो या मेडिकल स्टूडेंट को लगा देते हो, और कंसल्टेंट जब आता है तो यूँ करके देखता है और वो 2-3 चीज़ों को देख के वो ठक करके सिर्फ दवाई लिख देता है। पुराने डॉक्टर्स ऐसे नहीं थे, आधा तो बीमारी का इलाज डॉक्टर से मिलने से हो जाता था। आप डॉक्टर टाइम में अगर आपको 10 मिनट का देते हैं तो उसमें क्या हिस्ट्री बताएंगे? कोई हिस्ट्री नहीं निकलती। तो हिस्ट्री बहुत मैं डिटेल में लेती हूँ। अगर जो लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं टेस्ट्स बिल्कुल भी अफोर्ड कर सकते, उनके फिर मैं बिल्कुल बेस लेवल के करवाती हूँ जो कि ज़्यादा महंगे नहीं होते। ओके। और उनको फिर मैं एलिमिनेशन डाइट से मैनेज करती हूँ। Which is? एलिमिनेशन का मतलब है मैं डाइट में से चीज़ें निकाल देती हूँ। ओके, कि क्या नहीं खाना? नहीं खाना। ओके। तो PCOS की जो मेरी पेशेंट्स हैं उनको मैं हमेशा आई स्टार्ट विद व्हाट नॉट टू ईट। ठीक है। So the things that I ask them to avoid are broiler chicken, broiler anda, dairy products, ये जो गंदे रिफाइंड ऑयल्स हैं, सीड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, और ग्लूटेन। अच्छा, ग्लूटेन भी? ग्लूटेन इसलिए क्योंकि हमने अगर गट माइक्रोबायोम को भी ठीक करना है तो ग्लूटेन की जो जनरल रिएक्शन है, इवन इन पीपल हु आर नॉट ग्लूटेन इंटॉलरेंट, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन गट के लेवल पे प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल बिल्कुल। खासतौर पे जो हम मॉडर्न आटा ले रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने उसको सॉफ्ट करने के लिए रोटी को इतना ग्लूटेन प्रोसेस कर दिया है और वो चिपकता उसकी वो और नरम इस वजह से रोटी चीरी सी। हाँ, तो वो मैं मना कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कार्ब्स एंड शुगर्स प्रोसेस्ड। हाँ। कार्ब्स तो देखो, अगर कोई बच्ची एक्सेस वेट के साथ आई है तो उसको तो वेट रिड्यूस करना ही करना है। और थोड़े अरसे तक कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेना। ओके। यू विल बी सरप्राइज, जैसे ही जब उनकी डाइट में से ये गंद बला निकलता है ना, ये अंडे दूध वगैरह। अच्छा, दूध भी नहीं लेना? नहीं, दूध नहीं। ओके, बिल्कुल नहीं। दूध नहीं लेना, आपने प्रोसेस तेल नहीं लेने, आपने ब्रॉयलर चिकन अंडे नहीं खाने। ठीक है। और आप ट्राई करो कि आप जो है बेकरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, ये तो बिल्कुल अवॉइड करो। जंक फूड सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी रेस्टोरेंट में जाके, और रेस्टोरेंट भी वो वाले जिनमें मिलता हमें पता ही नहीं है क्या है, क्या दे रहे हैं। सो बाहर खाने को अवॉइड ही करो तो बेहतर है। और जंक में फिर वो भी आ जाते हैं जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं, जो प्लास्टिक पैकेट के अंदर जो भी होगा, डिफरेंट किस्म के क्रिस्प्स एंड चिप्स एंड ऑल हैं, वो भी बच्चे आजकल के बहुत ग्रेज करते रहते हैं। बहुत करते हैं। और प्लीज़ इस बात को समझें, ये हेल्दी ईटिंग का कोई फैशन की बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के बहुत मसाइल हल कर देगी। अच्छा डॉक्टर सामिया, ये तो आपने मुझे बता दिया कि क्या चीज़ें उन्होंने नहीं लेनी है, ठीक है। अब ये बताएं कि लेनी फिर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, चले पहले एक एग्जाम्पल देना कि जैसे आजकल शादियों का सीजन है और मैं अवॉइड कर रही हूँ ये सब कुछ खाना, तो मैं शादी पे फिर क्या खाऊंगी? आप मटन खा लो, बस सारी बोटी निकाल के खा लो। हाँ, और थोड़ा सा नान खा लो, 2-3 नवाले खा लो, अपनी ठरक पूरी कर लो। देखो इस मौसम में तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि ये जो बच्चियां होती हैं ना, ये यूजुअली मोटिवेटेड भी बहुत होती हैं। सो मेरा जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा कि मैं कोई मिराक्युलस ट्रीटमेंट इनके केस में कर देती हूँ। जो ओल्डर वुमेन जो मेरे पास आती हैं विद कार्डियो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, उनके केस में मिरेकल क्यों नहीं कर पाती? ये अपना आधा मिरेकल खुद करती हैं। बिकॉज़ जवानी में मोटिवेशन होती है ना, दे वांट टू लुक गुड, लुक आफ्टर दिस, बी हेल्दी। एब्सोल्युटली। और वैसे भी सामिया, हमारे माशरे में कोई बच्ची को अगर गायनी की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए शादी से पहले ना,
तो वो माएँ भी बहुत घबराती हैं इलाज टैबू के बन लिए, जाता एक है। टैबू बन जाता है कि अब मैं इलाज के लिए गई हूँ, मैं गायनोकोलॉजिस्ट के उसमें वेटिंग में बैठी हूँ और कोई आंटी ने देख लिया तो वो दिन में मैनू की होया है, यू नो बातें बनती हैं। बिल्कुल सही। तो माएँ भी बेचारी डरती डरती हैं कि हैं। बस चलो शादी हाँ, हो जाएगी तो हाँ, खुद ही ठीक हो हाँ। जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको शुरू में ही इलाज को करना और पकड़ लेना है इसकी जड़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये बताएं कि क्या लेना है फिर? जी, अच्छा जी, लेना क्या है? अब आप उसमें जितने फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन्स ले सकते हो, आपने वो लेने हैं। आप देसी मुर्गी के अंडे लो, देसी मुर्गी लो, आप मटन खाओ, दालें लो, ब्राउन राइस का इस्तेमाल करो, कुछ जो ग्लूटेन फ्री आटे हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ग्लूटेन के साथ भी हो तो वो इतने इन्फ्लेमेटरी नहीं है। मतलब कम से कम चक्की का वो जो होल व्हीट हाँ, होता है, हाँ, कम से कम वो कह लें। कम अज़ कम। बहरहाल बाकी भी बहुत अच्छी चपातियाँ बनती हैं, मैंने एक्चुअली गुर सीख लिया है क्या? और अपने नेक्स्ट कुकिंग शो में हम नरम चपाती जौ के आटे से और इस तरह के आपको सिखाएंगे। ओके, या नेक्स्ट कुकिंग शो में मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए। आई कांट वेट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप कोई सप्लीमेंट्स भी रिकमेंड करेंगी? जी, एक तो जो हमारे दोनों स्पेशलिस्ट्स ने बताया है, मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज, आई वुड रिकमेंड इट टू एवरीबडी हू हैज PCOS बट अगेन विद with a doctor's prescription. With a प्रिस्क्रिप्शन। prescription. खुद Not से because ना I'm शुरू saying कर it. दें। हाँ, हाँ, यहाँ पे इन बातों को मैं भी यही कह रही हूँ, I would recommend it, but that means I would prescribe it. Yeah. But this doesn't mean कि आप लोग अब खुद जाके तो फार्मेसी से उठा के तो लेना शुरू कर दें. This is not a vitamin. This is a pharmaceutical grade drug. लेकिन मेटफॉर्मिन का तो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट मैंने देखा है आजकल बात कर रहे हैं कि लॉन्जेविटी के लिए तो ये एक नॉर्मल इंसान को भी खानी चाहिए। You know why? Because this improves insulin resistance. This improves the blood glucose level. So एक either उसका डायरेक्ट इफेक्ट है जो कैंसर वगैरह के ऊपर है और बीमारियों पे है और मेमोरी लॉस पे है, या उसका ये इफेक्ट इस वजह से है पॉजिटिव वाला कि वो शुगर लेवल को मेंटेन रखता है और इंसुलिन के लेवल्स को मेंटेन रखता है। इस वक्त करंटली एक स्टडी हो रही है, दिस इज लॉन्ग टर्म स्टडी, जिस पे हम फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बहुत एक्साइटेड हैं कि इसके रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन जाहिर है रिजल्ट्स के लिए इट्स गोइंग टू बी गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच इज़ हैज़ अ कंट्रोल ग्रुप जिसमें उनको मेटफॉर्मिन दी जा रही है, एंड देन देयर इज अ ग्रुप जिसमें कंट्रोल ग्रुप जिसमें मेटफॉर्मिन नहीं दी जा रही, और एक ग्रुप जिसमें दी जा रही है। ठीक है। और फिर उसका हमें अब लॉन्ग टर्म पता चलेगा कि उनका कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, सो वील वेट फॉर द रिजल्ट, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अगर ये सारे टेस्ट और ये जो स्टडीज हैं इनके रिजल्ट्स वही आए जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसको शायद ओवर द काउंटर स्टेटस मिल जाए। ऑल राइट। लेकिन अभी अगर आपको PCOS हैं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको खुद ही रिकमेंड करेंगे और डॉक्टर सामिया से कंसल्ट लेना जाएं। अब वैसे डॉक्टर सामिया, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करना है, तो मैं आपका ईमेल एड्रेस देती हूँ। ईमेल एड्रेस दे दीजिए, और ईमेल पे मुझे लगता है कि बहुत लोग ईमेल यूज़ करने से घबराते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने इंस्टा पे अपना एक ओपन पेज बना दिया डॉक्टर सामिया राजी के, और नीचे आप देख ही रहे होंगे, हमने लिंक भी दे दिया, आप उन्हें उधर फॉलो करें, उसमें इनबॉक्स कर दें, तो वो फिर आप लोग भी कम घबराते हो आई थिंक इंस्टा पे मैसेज डायरेक्ट DM करने में। हाँ email, not everybody is used to it. I am getting emails, but mostly they're from abroad. हाँ, Yeah. तो वो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी Online तो भी करते हैं। करते ठीक है। और कौन से सप्लीमेंट्स डॉक्टर सामिया? अच्छा, फिर जो मैं सप्लीमेंट्स में एडवाइस करती हूँ, एक तो मायोइनोसिटॉल बहुत ज़रूरी है, इट्स अ फॉर्म ऑफ विटामिन B, और इसका जो फॉर्म मैं ज़्यादा एडवाइस करूँगी, दैट्स मायो विद D-सायरो। सो यूजुअली जो परसेंटेज होनी चाहिए, आई डोंट नो अगर ये लोग इतना देख पाएंगे कि नहीं, मे बी कंसल्टेशन विद न्यूट्रिशनिस्ट, बट मायोइनोसिटॉल विद D-कायरो, ओके, और विटामिन D3, ओके, because it is going to help your insulin resistance, and also a lot of people in the world right now are deficient in vitamin D3. बिल्कुल। फिर gut microbiome को address करने के लिए I will always prescribe probiotics. अच्छा, वो तो मैं अपने हर पेशेंट को देती हूँ। बेसिकली जब मेरे पास कोई भी आता है तो मिल्क थिसल और प्रोबायोटिक तो मैं विदाउट फेल एड्रेस करूँगी, बिकॉज हमारा लिवर और गट, जब ये दोनों मिल्क थिसल लिवर पे काम करता है,
तो ये 2 ऑर्गन जब हमारे सही चलते हैं तो हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के थ्रू सही होती है, और गट में जो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो एब्जॉर्ब होती हैं, और जो फिल्टर आउट होनी चाहिए वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। उसके अलावा ओमेगा 3s, फिर एक सप्लीमेंट है क्रोमियम जो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखता है, बिल्कुल। और ALA that also helps stabilize the blood sugar. ALA, Alpha lipoic acid. ओके ALA. ओके वो भी मैं देती हूँ, और फिर स्किन की मुनासबत से विटामिन A या E जो भी मुझे लगता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को चाहिए, that is what I prescribe. ओके। तो डॉक्टर साहिबा फिर बाकी लाइफस्टाइल में खाने का हमने चेंज करना है, और ऑब्वियसली आप ये भी रेकमेंड करती होंगी कि फिजिकल एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें। हाँ, लाइफस्टाइल तो पूरी आपको ऑल्टर करनी चाहिए। जो एक्सरसाइज, अगर जो बच्चियां जिम नहीं ज्वाइन कर सकती, देन आई एडवाइज कि कम से कम वॉक शुरू कर दो, 15 मिनट से कर दो, अगर कभी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं की 15-20 मिनट। जो घर में ही ट्रैप्ड हैं वो घर के अंदर ही अपने एक कमरे में टीवी के आगे अपने स्टेप्स काउंट करके तो करती रहें। बिल्कुल, सीढ़ियों ऊपर नीचे चढ़ लें, रस्सा कूद लें। मैं तो कहती हूँ गाने लगाएं और डांस करें, कमरा बंद करें और छलांगे मारें और डांस करें। अब तो हमारे गोडे गिट्टे इजाजत नहीं देते, लेकिन जवानी में मेरी एक्सरसाइज ये थी, I used to dance a lot. Really? Oh yes. मतलब खबरें भी लगी होती थी तो मैं डांस कर रही होती। Wow, that's the secret of your fitness. तो इसके साथ ही डॉक्टर सामिया हम आज का शो ख़त्म करते हैं, और इस पे फर्दर आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप प्लीज़ हमें ईमेल करें या हमें इनबॉक्स करें, आप भेजें, और मैं डॉक्टर सामिया से ईच एंड एवरी आपकी पर्सनल क्वेश्चंस का भी जवाब आप तक पहुंचाऊंगी। और अगेन मैं यही कहूँगी इस प्रोग्राम के एंड में, जो कि अभी आपने सुना है, कि हम यहाँ पे फैट शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन एक्स्ट्रा जो फैट होता है उसकी वजह से आपके जिस्म में बहुत मसाइल पैदा होते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जैसे कि बार बार डॉक्टर सामिया कह रही हैं, एक इशू हमारे खत्ते में अब बहुत ज़्यादा हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए भी अब जैसे GLPs इंजेक्शंस आ गए हैं, ये भी पता चल गया है कि 7 साल की एज से भी शुरू किए जा सकते हैं। आप अपना खाना अच्छा करें, आप एक्सरसाइज करें, किसी किस्म की भी, ट्राई टू बी हैप्पी, और ख़ुद ब खुद आपके जो मसाइल हैं ख़त्म होना शुरू होंगे। आप में से जिसने भी कंसल्ट लेना है डॉक्टर सामिया से, आप उन्हें ईमेल करें, और जाने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम इजीली इस अपने प्रोग्राम्स को जारी रख सकेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.